हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन के अंदर मोशन करता है तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है? 2 डायमेंशन हो जाती है। अब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए अपन को एक और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है वेक्टर्स। तो मोशन इन ए प्लेन पढ़ने से पहले एक बार अपन कंप्लीट वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हमारे मेन चैप्टर के टॉपिक्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारा जिससे चैप्टर इनिशिएट होता है वो क्या है? वेक्टर्स। अब वेक्टर, अब अपन एक टॉपिक अपने सामने आया वेक्टर। अब सबसे पहले अपन जाने कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, इसकी नीड क्या है। तो इनिशिएट हमारा क्या है कि नीड ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की नीड क्या है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे जैसे वन डायमेंशन मोशन के अंदर जब हम डील करते हैं तो वन डायमेंशन के अंदर मोशन के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, या तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वन डायमेंशन मोशन है, ये आपका ग्राउंड, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशन का मतलब क्या है? ये तो ये कहाँ पे जाएगा? राइट साइड में, या फिर ये कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो इससे क्या पता चलता है कि ओनली 2 डायरेक्शन है, या तो राइट में या लेफ्ट में। अब इसमें अपन इजीली कैसे डील कर लेते हैं कि अगर राइट को अगर मैंने पॉजिटिव लिया कि राइट के अंदर ये मोशन कर रहा है तो सारी चीजें इसकी डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव हो जाता है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। उसी साथ अगर ये अगर इसमें लेफ्ट में मोशन कर रहा है तो हम बोल देते हैं कि लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है। तो ये तो सबका पॉसिबल होता है जब अपन वन डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव से अपन उसको कंप्लीट स्टडी उसकी कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन की, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन की जब बात होती है, उस केस में क्या हो जाता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन के अंदर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 प्लेन बनाया, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, 2 डायमेंशन के अंदर। ऐसे आपकी बात होती है 3 डायमेंशनल मोशन की, एक्स वाई जेड। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ पे। 2 डायमेंशनल के अंदर अगर हम बात करें तो अब कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली ए पॉइंट यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन कैसे भी चेंज हो सकती है। मतलब एक्स और वाई प्लेन के बीच में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल होती है? तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे अपन प्लस और माइनस से काम नहीं चला सकते। और ऐसी अगर मैं बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल के अंदर, मतलब कोई रूम है, अब रूम के अंदर पॉइंट कहाँ पे हो सकता है? तो कहीं पे भी हो सकते हैं। कितने पॉइंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है। तो उस केस में अब डायरेक्शन अपन पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं कर सकते। तो वहां पे कंप्लीट अगर मेरे को स्टडी करनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, उसकी डायरेक्शन की, तब आपकी एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर आपके क्या होते हैं? जब आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अपन मोशन की स्टडी करते हैं या ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं पोजीशन की, तब आपके वेक्टर्स यूज में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? स्केलर्स और वेक्टर्स। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा अपन को इनके बारे में ऑलरेडी पता है। स्केलर क्या क्वांटिटीज होती है? वो वाली क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें ओनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड। तो 2 आपकी चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर क्या होते हैं? जिसमें ओनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड की। और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? डायरेक्शन की। वेक्टर्स क्या क्वांटिटी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायरमेंट होता है और इसके साथ साथ में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? आपकी डायरेक्शन की। तो स्केलर्स क्या है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वेक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्केलर्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? स्केलर्स के आपके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इस टाइप से ये आपके एग्जांपल है कौन से? स्केलर्स के, जिसमें आपकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मास। अब मास की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने शॉप पे गया और शॉपकीपर को मैंने बोला कि मेरे को 5 kg शुगर चाहिए। तो अब ये सफिशिएंट है। मैंने उसको क्या बोला कि 5 kg क्या है? मास है। तो मैंने उसको मास बता दिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब मेरे को वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे मेरे को कुछ वॉल्यूम में कोई चीज़ चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि भाई इतने मीटर क्यूब इस पर्टिकुलर से इस मार्कर का वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल मार्कर का इसका वॉल्यूम इतने मीटर क्यूब है। तो अब मेरे को ओनली क्या बताना है? इसका वॉल्यूम। तो जैसे इस टाइप से टेम्परेचर में कोई भी एक स्केल चूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भाई इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है या फिर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे उस केस में मेरे को ओनली टेम्परेचर पर्टिकुलर बताना है। तो इन तीनों केसेस के अंदर मैंने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे अपन को ओनली क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन। जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल किसके हैं? वेक्टर्स के। इसमें अपन को मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब आपको कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने आपका ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पे मोशन करा, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे मोशन करा। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई फ्रॉम ए टू सी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये आपकी क्या हो गया? ए टू सी, उसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि यहां से यहां ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो आपको उसकी क्या बतानी पड़ेगी? मैग्नीट्यूड के साथ में क्या बतानी पड़ेगी? उसकी डायरेक्शन में बतानी पड़ेगी। आपने बोल दिया कि एक व्हीकल मोशन कर रहा है, तो आगे वाले पर्सन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कौन सी डायरेक्शन में? आपने बोला कि ट्रेन है, अब ट्रेन मोशन में है, तो आगे वाला क्या पूछेगा? स्टेशन पे कि ट्रेन आ रही है या फिर जा रही है। तो मेनली उससे मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है। ऐसे अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन, तो वही वाली बात है कि अगर मोशन की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज, और अगर मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो उस केस में भी आपकी क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन। ऐसे ही आपको क्या चाहिए होता है? फोर्स। अब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बोला कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है उसी पे रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है और इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सेम डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन का फोर्स और लगाता हूँ तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड के अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, मोशन वो करेगा। तो इस केस के अंदर इसका मतलब फोर्स में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन की। तो इस टाइप से ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, इन सब के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन की। और जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटीज। और जहां पे ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटीज। यस, अब हमारा नेक्स्ट इसके अंदर क्या टॉपिक आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर आपने बोल दिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप पेपर फॉर्म में, पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो वेक्टर जो होते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से जिसके ऊपर, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? इसका मैग्नीट्यूड। स्ट्रेट लाइन क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका मतलब जितनी ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है उतना ज्यादा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और अगर स्ट्रेट लाइन छोटी है इसका मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम है। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के साथ में एक और चीज होती है, दैट इज एरोहेड। एरोहेड का मतलब क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन के एंड में क्या होगा? एक एरो होगा। एरोहेड क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जिसके एंड में क्या होता है? एक एरो है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेक्टर का। स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या बताती है आपको? मैग्नीट्यूड। और एरो हेड आपको क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो वेक्टर बना रहा हूं। फर्स्ट मैंने बनाया ये ए वेक्टर और सेकंड मैंने बनाया ये। तो इससे क्या पता चला कि ए वेक्टर का जो लेंथ है वेक्टर की वो क्या है? ज्यादा है, और बी की क्या है? कम है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसका होगा? मैग्नीट्यूड का। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? मैग्नीट्यूड का। और इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो क्या है? डायरेक्शन की, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये अपन को क्या पता चला वेक्टर से कि इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो हेड से और उसकी डायरेक्शन से। अब बात आती है इसकी कि जैसे आपको बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर आपकी एक वेलोसिटी है, उसको वेक्टर की फॉर्म में बताओ। अब 40 किलोमीटर पर आवर के लिए जो अब डिपेंड है, 40 किलोमीटर पर आवर की लेंथ है, तो अब ये तो क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर तो क्या हो गई? आपकी वेलोसिटी। अब मेरे को यहाँ पे लेंथ की टर्म्स में बनाना है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप 1 किलोमीटर पर आवर को या फिर 10 किलोमीटर पर आवर को, जैसे अपन ग्राफ में स्केल लेते हैं वैसे अपन स्केल ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्केल लिया कि मेरे को रिप्रेजेंट किसको करना है? 40 किलोमीटर पर आवर। आपकी एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट? फॉर लेट से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अब इस केस में मेरे को इसको किसमें बताना है? वेक्टर की टर्म में इस चीज को मेरे को बताना है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को इसको बताना है तो बताना पड़ेगा। आप कैसे बताएंगे वो यहाँ पे आपको देखना है। आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, कि आपको एक स्केल चूज करना है। कैसे स्केल चूज करोगे? जैसे भी आप कर सको, पर आपके लिए क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। अब जैसे 40 है, अब 40 है तो मैं 1 1 तो करने से रहा,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, जैसे अपन ग्राफ में करते हैं, तो 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे? 40 सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने तो होते ही नहीं अपने पास। तो इसको अपन इजी कैसे कर सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर ना मान के मैं क्या मान रहा हूँ उसको 10 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या हो गया? इजी हो गया। अब मेरे को कितने किलोमीटर पर आवर शो करने हैं? 40। तो 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है? 10। तो 40 बताने के लिए मेरे को कितना बनाना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर। तो इजीली अपना क्या निकल गया यहाँ पे? ये 4 सेंटीमीटर की मैंने क्या बना दी? लेंथ बना दी। ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4। तो ये 4 मेरे क्या हो गए? पार्टीशन हो गए, ठीक है। और उसके एंड में अब मेरे को क्या बनानी है? डायरेक्शन कौन सी बनानी है? ईस्ट डायरेक्शन। तो अपन क्या देखते हैं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन ये वाली हो गई आपकी लेफ्ट वाली। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर मैंने क्या बना दिया? एरोहेड बना दिया। तो ये क्या हो गया? आपका एरोहेड हो गया। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट, ये वेक्टर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं अपने वेक्टर। अब ये तो बात हुई एक पेपर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने की, पेपर के ऊपर। अब जनरली जब नोटेशन के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका वेक्टर का। अब अगर मेरे को उसको वेक्टर को नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी डेरिवेशन के अंदर, तब मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो मेरे को देखना है। तो कोई भी जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर की फॉर्म में v लिखा अपन ने और उसके ऊपर एक वेक्टर बना दिया जाता है। जैसे वेलोसिटी है, इसको अगर मेरे को वेक्टर है तो वेक्टर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? v लिख के उसके ऊपर एक एरो बना दिया जाता है। तो ये जो एरो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जब एरो लग जाएगा तो वो क्या बताएगा कि वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं लग रहा, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन है मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो का साइन नहीं है मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और अपन देखते हैं कि इसको एक और फॉर्म में बताया जाता है बुक्स वगैरह के अंदर। किसी भी लेटर को, जैसे फोर्स हुआ, अब फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको भी मेरे को कैसे बताना पड़ेगा? एरो के फॉर्म में। और अगर मेरे को फोर्स को बताना है वेक्टर की फॉर्म में तो और इसको एक और वे होता है बताने का, आप उस लेटर को क्या कर दो? बोल्ड कर दो। तो बुक्स वगैरह के अंदर क्या कर दिया होता है? बोल्ड कर दिया होता है। बोल्ड करने का मतलब ये वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो आप उसके फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो बना दो या फिर क्या कर दो? उसको बोल्ड लिख दो। लेकिन अपना जब जनरली कॉपीज वगैरह में करते हैं और अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने लिए इजी क्या रहता है कि उसके ऊपर एरो बना दे, ना कि उसको बोल्ड करें। उसमें टाइम काफी ज्यादा जाएगा। तो जनरली अपन जितनी भी बात करेंगे उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या बना जाएगा? एरो। तो ये क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपन पहले बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर नाम से क्या पता चल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जो आपको क्या दे रहा होगा? पोजीशन दे रहा होगा। किसकी पोजीशन देगा? ऑब्वियसली बात है, आपका मोशन करता कौन है? ऑब्जेक्ट मोशन करता है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट की मोशन कर रहा है, उसके अंदर किसी मूवमेंट पे मेरे को जानना है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो उसकी जो पोजीशन किसी मूवमेंट पे जो वेक्टर देगा उसको अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब किसके रेस्पेक्ट में देगा? तो ऑब्वियसली बात है, अभी तक अपन जितनी बात करते हैं मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जनरली उसमें कार्टेशियन, उसमें अपन क्या बात करते हैं? एक्स वाई जेड 3 आपके प्लेन होते हैं। तो अपन यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एक्स वाई, 2 डायमेंशनल का मैंने क्या लिया यहाँ पे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 लो 3 लो से फर्क नहीं पड़ रहा अभी। तो पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की क्या मतलब है? एक आपका ओरिजिन होगा, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने लिया उसका एक ओरिजिन होता है ओ, ठीक है। अब लेट से किसी मूवमेंट के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट के ऊपर है। किसी भी मूवमेंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट टी टाइम के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पॉइंट पे है? पी पॉइंट पे। तो अब मेरे को इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मेरा जो ओरिजिन का पॉइंट है उस ओरिजिन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। कहां पे? जहां पे आपका ऑब्जेक्ट अभी है। तो ओरिजिन का है आपका ओ, वहां से मेरे को क्या बनानी है? स्ट्रेट लाइन। कहां पे? जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता देगी मेरा कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओपी। तो यहां पे मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओपी।
पर अब पोजीशन वेक्टर है तो अब इसको मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मेरे को इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, ओपी के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर का साइन। इसका मतलब ओपी वेक्टर क्या बता रहा है, एक पोजीशन वेक्टर है। अब ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की, अब यहाँ पे डायरेक्शन तो है ही नहीं, अब डायरेक्शन कहाँ पे है, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, एरो। तो आप ओ से लेके पी पे, तो ओ से जब अपन देखते हैं तो कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, तो मेरे को इस जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया। तो ये एरो मेरे को क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ओ पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर इतनी लेंथ के बाद एक पॉइंट है पी, वो मेरे को ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ओपी वेक्टर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या करता है, इट शोज पोजीशन of an object in any coordinate system with respect to origin, कि ओरिजिन का जो आपका पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में अपन को उसकी क्या पता चलती है, पोजीशन पता चलती है। अब इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, आपने कोई भी एक पोजीशन वेक्टर देखा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली, एक तो क्या पता चला अपन को कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इन्फॉर्मेशन अपन को क्या मिली, इन्फॉर्मेशन किससे, आपके पोजीशन वेक्टर का जो डायग्राम अपन ने बनाया है, इससे अपन को इन्फॉर्मेशन क्या मिली। तो पहले तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिल गई। किसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिल गई, आपके ऑब्जेक्ट की। कहां से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिली, ओरिजिन से। तो फर्स्ट अपन को क्या पता चला, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता चल गई। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस किसकी पता चल गई अपन को, ऑब्जेक्ट की। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से पता चली, तो फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो एक तो क्या पता चल गई अपन को, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सेकंड अपन को क्या चीज पता चली, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की। अभी ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो अपन को सेकंड क्या चीज पता चली, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से, इनिशियल पॉइंट से आपकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कौन सी है और उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है। तो ये दोनों चीज अपन को जिससे पता चलती है, उस वेक्टर का नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आपका है पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, अपन क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बार मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका ओ ओरिजिन पॉइंट है, और लेट से आपका पॉइंट अभी ए पोजीशन पे है, ठीक है। अब ए पॉइंट पे है, तो मेरे को अगर उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, जो इनिशियल पॉइंट है उससे आप आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर स्ट्रेट लाइन में मैच कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरा क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर बन गया, ये मेरा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर। तो अभी इस मोमेंट पे, इस मोमेंट का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0, मतलब जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखना चालू करा, तब वो इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से आपका कहाँ पे था, इस डायरेक्शन के अंदर इतनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट आपका है भी ए पॉइंट पे। अब अपन देखते हैं कि कुछ टाइम निकल गया, फॉर लेट्स से t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेरे को ये वापस देखना है। तो मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, लेट से बी पॉइंट के ऊपर। इनिशियल जब मैंने देखना चालू करा तब कहाँ पे था, ए पॉइंट पे। अब कहाँ पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। अब पोजीशन चेंज हो गई तो उसका पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे मैं इसका बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पॉइंट से किसको मिला दो, बी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बी पॉइंट से मैंने क्या करा, अपने ओरिजिन को मैच कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, बी पॉइंट का क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। तो ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि टी टाइम के अंदर, ये 2 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, चेंज, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस। अब ऑब्जेक्ट जब एक कुछ टाइम इंटरवल के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब पहुंच जाता है, तो वो जो आपको चेंज बताता है,
वो वेक्टर जो चेंज को बताता है उस टाइम के अंदर, उस वेक्टर को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बनाते कैसे और होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उस चेंज को जो बताता है, चेंज कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ और उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ। एक तो क्या हो रहा है चेंज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई चेंज, किस डायरेक्शन में वो चेंज हुआ, मतलब चेंज तो हुआ लेकिन कौन सी डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर बताता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे पता चलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, बी पे। पहले कहा था ए पे, ए से कहाँ पहुंच गया, बी पे। तो ए से बी तक जो लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन, वो आपको क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ओनली क्या पता चला, पोजीशन का चेंज। डायरेक्शन का चेंज कैसे पता चलेगा, इनिशियल क्या डायरेक्शन थी, ये वाली इनिशियल यहाँ था, अब क्या चला गया यहाँ। तो जो डायरेक्शन का चेंज हुआ वो किधर की तरफ हुआ, यहाँ से लेके यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक वेक्टर का साइन। तो ये जो आपका ब्लू मार्कर से आपका वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर है आपका, यही क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या बताता है, एक तो क्या बताता है कि विद इन गिवन टाइम इंटरवल आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ। जैसे पहले कहाँ पे था, ए पॉइंट पे, कहाँ चला गया, बी पॉइंट पे। तो ये लाइन क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट की ये लेंथ क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट की लेंथ में इतना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में इतना चेंज हुआ। सेकंड, ये एरो क्या बता रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। तो इस डायरेक्शन के उसमें, इस डायरेक्शन के अंदर उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो चीज बताता है, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ, सेकंड उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। तो एक बार जानते हैं होते क्या है। सबसे पहले क्या आपका पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, वो वाले वेक्टर, पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, वो वाले वेक्टर जिनका क्या होता है, या तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वेक्टर भाई यहां से स्टार्ट हो रहा है, या फिर उनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपका वेक्टर अप्लाई हो रहा है। कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके इनिशियल पॉइंट ए, यहां से लेके उसने ऑब्जेक्ट ने क्या करा, मोशन करा, और ऑब्जेक्ट एक बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो यहां से आपका ए पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, बी पॉइंट पे। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी कौन सा होता है, पोलर। तो मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही हुई। उसी टाइम पे अगर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हुआ, तो ये तीनों डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या स्टार्टिंग पॉइंट है कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या, ये बात आती है फोर्स के केस में कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ ए पॉइंट पे, उसके ऊपर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट के ऊपर मैंने क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, तो ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो या तो मेरे पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट की यहां से मेरा वेक्टर, कि यहां से मेरा ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, वेक्टर का, मोशन का। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई हो रही है, वेक्टर वाली क्वांटिटी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो या तो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। दोनों केस ये जो सारे वेक्टर्स काउंट होते हैं। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, जैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर हुआ, एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ, और फोर्स वेक्टर हुआ। ये सारी, ये जो मैंने अभी क्वांटिटीज के नाम भी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे किस में आते हैं, पोलर वेक्टर की क्वांटिटीज में। एक और क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वाली वेक्टर क्वांटिटीज जहां पे रोटेशनल इफेक्ट होता है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर एक पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। मतलब वेक्टर किस फॉर्म में काम कर रहा है, रोटेशन की फॉर्म में। तो उनकी जो वेक्टर होती है वो किसके अबाउट होती है, एक्सिस के अबाउट होती है। इसमें कौन कौन से आपके एग्जांपल होते हैं इनके, पोलर एक्सियल वेक्टर के। एक तो आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एक क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, आपका टॉर्क हुआ। ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारी किसके अंदर आती है, एक्सियल वेक्टर में। अब इसको अपन बताते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये आपका क्या हो गया, उसका एक्सिस हो गया। तो अब ये एक्सिस हो गया। अब अगर ये वाली डायरेक्शन है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। और ऐसे ही ये क्या हो सकता है, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो दोनों केस के अंदर डिपेंड है। अब दोनों केस के अंदर जो डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सियल वेक्टर की अलग अलग होगी, क्योंकि एक्सियल वेक्टर नाम से क्या पता चल रहा है, वेक्टर है, और एक्सियल मतलब एक्सिस के अंदर डायरेक्शन होगी किसकी, वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, अलोंग द एक्सिस आपका वेक्टर है। तो यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है कैसे जा रही है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ये क्लॉकवाइज अगर मैं थंब रूल से देखूं तो आपका कौन सा हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी हो गई, वेक्टर की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। और ऐसे ही अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, ये क्या थी, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, अगर ये कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आपका थंब की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो उस केस में आपका वेक्टर पोल इसकी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। फिर से पोलर वेक्टर क्या होते हैं, वो वाले वेक्टर्स इसमें काउंट होते हैं जिसमें या तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जैसे आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, आपका टॉर्क, ये सारे क्या होते हैं, इनमें आपका जो वेक्टर होता है अलोंग द एक्सिस होता है। एक्सियल वेक्टर मतलब अलोंग द एक्सिस आपका वेक्टर एक्ट करता है। जैसे आपका यहाँ पे अपने देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कहाँ जा रही है, नीचे, और इसमें कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है।